वेलकम टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास हम फिजिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। बच्चों आज की हमने जैसा कि हमने कहा था कि आज से हम फिजिक्स की क्लास भी करने वाले हैं। तो बच्चों आपके सामने फिजिक्स की क्लास है। फिजिक्स की क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक ही क्लास फिजिक्स की डाली थी, ठीक है। लगातार मैथ की क्लास अब तक डाली है, अब फिजिक्स की क्लास की भी बारी आ चुकी है। तो देखिए क्लास नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। क्लास नंबर 2 कहाँ से किस तरीके से पढ़ने वाले हैं आपको मैं एक बार बता दूं। तो क्लास नंबर 2 है हमारे पास आज की। और क्लास नंबर 2 पर क्या पढ़ेंगे ये सब चीज आप एक बार देख लीजिएगा। हम इसमें वैसे कई सारे टॉपिक को पढ़ने वाले। हमने जहां से छोड़ा था क्लास नंबर 1 से उसके आगे लेंगे। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कुछ कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है ना, कुछ यूजेस थे, उसके बारे में छोड़ रखा था। तो हम उसी से आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास को। तो बच्चों बोर्ड्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो बच्चों बने रहिएगा आपके खुद की क्लासेस डीएस क्लासेस के साथ में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आपको तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और हर तरह की समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लास 12 एंड इसमें आईआईटी लेवल एंड नीट लेवल के बच्चे की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर इसमें इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं। सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों को ध्यान में रख के ही ये वीडियोस बनाई गई हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं बिना समय गवाए अपनी आज की क्लास की ओर। तो देखिए चैप्टर पहले ही चल रहा है बच्चों, क्लास सेकंड चल रही है। देखो तो पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आगे का एग्जांपल क्या बोला है बेटा, रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में मरीचिका क्या होती है बच्चा, क्या होती है रेगिस्तान में मरीचिका, इसके बारे में हम पढ़ ले रहे। आखिर होती कैसे, किस तरीके से इमर्ज होता है बच्चा, किस तरीके से उसे लगता है कि रेगिस्तान में कुछ हो रहा है, दिखाई दे रहा है। एक तरीके का ये क्या है ना, ये सिर्फ एक इमोशंस है जो कि हम देखने को मिलेगा, यानी एक कल्पना करते हैं कि हम ऐसा होता है और ऐसा देखने को मिल रहा है। एक उसी तरीके से हमारे साथ होने वाला है यहाँ पर। इसी को रेगिस्तान में मरीचिका में मतलब रेगिस्तान में समझा जाएगा। ये गर्मियों के दिनों में ज्यादातर होता है। देखो लिखा हुआ है रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल होने का भ्रम से पेड़ आदि का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी उसे क्या दिखाई देता है, एक भ्रम होता है, ठीक है ना बच्चों। ऐसा वास्तविक में नहीं होता है, लेकिन उसे सिर्फ एक अनुमान सा लगता है शायद वहां पे एक पानी था। वो भी ऐसा कब नजर आएगा, उसे ऐसा तब नजर आता है बच्चों जब मान लो कि तुम रेगिस्तान में चल रहे हो, काफी देर से रेगिस्तान में घूम रहे हो, रेगिस्तान की गर्मी आपके सिर पे चढ़ चुकी है ना, काफी सारी धूप वगैरह आ रही है, धूप से आपका पूरा माथा घूम रहा है, आपको प्यास लग रही है ना, काफी तेज गर्मी लगने लग रही है। अब आपको क्या लगेगा, कहीं पर भी एक दूर से आपको पेड़ की छाया नजर आएगी, तो उस छाया को आपको देख के लगेगा जैसे मान लो वहां पे एक तालाब है। क्यों लगेगा ऐसा बेटा, जो वहां से रिफ्लेक्शन आपका आ रहा है, जो रिफ्लेक्शन रे आपकी आंखों पे पहुंचेंगी, वो रेस आपके पास ठंडक पहुंचाएगी आपको आंखों को। और जैसी वो रेस आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगी बच्चा, वही आपका क्या कहलाता है, मिराज कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, मिराज कहलाता है। इन डिजर्ट, डिजर्ट पे मिराज कहलाता है। देखो बेटा देख लो एक बार, बहुत आसानी से, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिख के दिया है। तो सूर्य की गर्मी से जब रेत गर्म हो जाता है, यही वही बोला कि जैसे आप सूर्य की गर्मी में मतलब रेगिस्तान में चल रहे हो, वहां की जो रेत गर्म हो चुकी है ना, तल के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है। तो जो पृथ्वी की जो सरफेस पर होती है, जहां पे आपने पैर रख रखा है, जिस पे आप चल रहे हो, वो वाला सरफेस वाला एरिया काफी कैसा हो जाता है बेटा, काफी गर्म हो चुका होता है। काफी गर्म होने के बाद पृथ्वी के ऊपर वायु परतों का ताप लगातार घटता है, और जो उसकी ऊपर की परतें होती हैं, ऊपर की जो लेयर होती हैं, वो लगातार क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती चलती है। जैसे जैसे वो डिक्रीज होती है, पृथ्वी तल के पास गर्म वायु विरल माध्यम तथा ऊपर ठंडी वायु सघन माध्यम बन जाती है। और जो पृथ्वी के आसपास का एरिया होता है, यानी डिजर्ट के आसपास का जो एरिया होता है, जो रेत है उसके आसपास का एरिया कैसा वाला मीडियम बनता है बेटा, वो मीडियम आपका विरल मीडियम होता है, ठीक है। और दूसरा जो उसके ऊपर जो आपकी आंखों के आसपास का एरिया होता है, वो आपका ठंडी वायु यानी कि सघन माध्यम बनता है बेटा, डेंसर मीडियम बन जाता है, ठीक है। जब पेड़ से किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, जब पेड़ से कोई किरण पृथ्वी की ओर आती है, तो उन्हें विरल परतों से होकर जाना पड़ता है बेटा। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, जो नीचे का मीडियम है वो आपका विरल है। कैसा है बेटा, वो विरल है। नीचे का विरल किस तरीके से बेटा, देखो नीचे की जो रेत है वो गर्म है, और हमने उसे कैसा मीडियम बताया, विरल मीडियम बताया बेटा, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, जब रेस आएगी, किस तरीके से रेस आएगी मैं आपको दिखाता हूं, एक बार आप देख लीजिए इसके डायग्राम को। इस तरीके से यहां आप गौर करिए कि जैसे जब यहाँ से कोई रेस आती है, तो रेस को कहां से होके जाना होता है बच्चा, इधर ये इन लेयर से होके निकलना पड़ता है। यहाँ पर ये लेयर है, ये बेटा लेयर किसकी है, ये लेयर हॉट एयर लेयर है, जिन्हें हमने विरल माध्यम कहा गया, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की सतह हो गई। तो ये जो एयर जा रही है यहाँ के आसपास की सारी वायु कैसी होंगी बेटा, ये सारी की सारी वायु आपकी गर्म होने वाली है। कैसी होने वाली है, गर्म होने वाली है। और ये कैसा है बेटा, ये आपका विरल माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा बेटा, विरल माध्यम होने वाला है। कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, ठीक है बच्चा। तो ये जो विरल माध्यम से जैसी इस रे को आती है, और यहाँ से होते हुए से कई सारी विरल परतों को से गुजरते हुए कहाँ पे आना होता है बेटा, सघन परतों की ओर आना होता है। और जैसी वो सघन परतों पे हमारी आंख पे पड़ती है,
तो वो हमें ठंडक पहुंचाती है, क्योंकि वो सघन परतों के बीच में आ चुकी है, यानी डेंसर मीडियम में आई है। और जैसी वो डेंसर मीडियम में आई है, विरल परतों में से उसका जो रे की रिफ्लेक्शन थी वो कैसा हुआ बेटा, उसका जो इंसिडेंट पॉइंट थे, जो उसके पास क्या कहते हैं वेवलेंथ जो चल रही थी रेस की, वो कैसी हो गई है, उनकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बेटा वो कम होते जा रहे हैं। और जैसे वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्या होगा बेटा, आपकी आंखों को काफी ठंडक पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? आपकी आंखों को काफी ठंडक पहुंचेगी। और यही ठंडक आपको क्या लगाएगी कि वहां पर क्या था बेटा, एक पानी था, ठीक है, जिसे देखकर आपको भ्रम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली वहां पे कोई पानी नहीं था, वो सिर्फ एक पेड़ की छाया थी, जिसको आपने क्या महसूस करा कि वहां पर एक पानी है। ठीक है बच्चा, तो यही हमने उसमें लिख के दिया है, तो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से। तो देखो बताया ना, पृथ्वी के ऊपर जो वायु की परतों का ताप लगातार डिक्रीज होता चलता है। जैसे वो ताप लगातार डिक्रीज होता है तो पृथ्वी तल के पास जो वायु होती है, पृथ्वी तल के जो पास होती है, यानी पेड़ के नीचे वाले हिस्से पे जो वायु होती है, अपने आपके पैरों के पास वाली जो वायु होती है, वो काफी गर्म होती है बच्चा। ठीक है, और जो ऊपर होती है वो काफी ठंडी होती है बच्चा। कैसी होती है? ऊपर काफी ठंडी होती है बच्चा। ठीक है, और यही ठंडी वायु बन जाती है जब पेड़ से किरणें पृथ्वी की ओर आती है, तो इन्हें विरल परतों से होकर जाना पड़ता है। ठीक है ना, वही वाली मीडियम से होकर जाना पड़ेगा, सरफेस वाले एरिया से। इससे अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है, और जो उसका अभिलंब पॉइंट होता है नॉर्मल बेटा, उससे दूर हट जाती है, और अगली परत पर आपतन कोण बढ़ जाता है। और कौन सा एंगल बढ़ जाता है बेटा? इंक्रीज इंसिडेंस एंगल काफी ग्रेटर होता चलता है, और जिसके ग्रेटर होने की वजह से जब किसी परत पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, यानी क्रिटिकल एंगल से वो बड़ा होगा, तो उस समय वो कैसा दिखाई देगा बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, हमारी आंखों पे पहुंच जाता है। और वही हमें कैसा नजर आता है बेटा? वो पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब हमें क्या नजर आता है? पानी का भ्रम नजर आता है, कि वो जो पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बना है बेटा, वो क्या था? पानी का एक भ्रम था। ठीक है, तो ये था इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक। तो बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट वाली हेडिंग का एक और देख लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बेटा इंग्लिश वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंग्लिश में उस पूरा का पूरा लिख के दिया है, हिंदी में मैंने वहां लिख के दिया था। अब देखिए नेक्स्ट वाला, ये भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। कैसे? देखो, कांच में पड़ी दरारों का चमकना। आपने देखी है कांच में पड़ी दरारें कैसे चमकदार दिखाई देती है? नहीं देखी होगी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो एक टूटा हुआ कांच दिखाता हूँ आपको, वहां देखिएगा। ये आपको कुछ कांच के टुकड़े नजर आ रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दरारें है ही नहीं। बिल्कुल है बच्चा, दरारें की बात चल रही है। कांच में दरारें कैसी होती है? कभी भी देखना, जब कांच टूटता है तो यहाँ व्हाइट सा हिस्सा दिखाई देता है किनारे पर। जैसे ही देखो ये व्हाइट वाली लेयर जा रही है, ये बेटा ये दरारें होती है। ये दरारें जिसमें एयर भरी होती है, क्या होती है बेटा? एयर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये वाली ये दरारें जो दिख रही है, ये सब दरारें, ये कैसी नजर आती है? यही दरारें हमें चमकदार दिखाई देती है। ठीक है ना बच्चा, तो इसके बारे में पढ़ने वाले आखिर ये होता कैसे है, तो आप देखिए कैसे होने वाला है। तो बेटा ये भी एक टोटल इंटरनल का ही एग्जाम्पल है जो हमें दिखाई देता है। कैसे? देखो, जब खिड़की में लगा कांच चटक जाता है, क्या हो जाता है बेटा? चटक जाता है। ऐसे नहीं चटकेगा, तुम बोल मारोगे या कुछ भी करोगे तब चटकता है बेटा। ठीक है, जब चटक जाएगा तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें कब पड़ती है? जब उसमें एयर आ जाती है, जिनमें वायु की पतली परत आ जाती है। देखा, कहा ना, पतली परत यानी एयर आ जाती है। ये दरारें देखने पर कैसी दिखाई देती है? चमकदार दिखाई देती है। इसका कारण क्या बताया बेटा? इन दरारों पर पड़ने वाला तीड़ा प्रकाश। बेटा तीड़ा प्रकाश, तीड़ा मतलब तिरछी जो रेज आती है, तिरछा ही प्रकाश आता है, किसी भी सरफेस पे पड़ेगा तो वो जो तिरछी रेज होती है वो वायु की परत में नहीं जाता, बल्कि कांच वायु के संपर्क में रहता है। यानी कांच और वायु, जैसे मान लो कोई, देखो यहाँ एक कोई कांच चटक गया तो इसके बीच में रहता है। कहाँ रहता है बेटा? इसके बीच में। तो यही वाला देखो, सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित होकर आंख में पहुंच जाता है, यानी वो इसके बीच से टकराकर वापिस आ जाता है। इसी प्रकार यदि कांच अथवा जल के भीतर वायु का कोई बुलबुला होता है तो वह भी बहुत चमकीला दिखाई देता है। रीजन यही है, सेम रीजन इसका ये भी है, यानी वो अंदर तक नहीं जा पाता बेटा, वो यही नहीं दोनों की सरफेस पे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, और जैसे ही वो आंखों तक पहुंचता है वो हमें चमकदार दिखाई देता है। यही रीजन है बुलबुले का। जब पानी के बुलबुले भी पानी में चमकदार दिखाई देता है, रीजन यही है, जब पानी का बुलबुला बनता है तो बेटा उस पानी और बुलबुले में एयर होती है, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर तक जाता है, उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आता है, यानी पूरा अंदर तक नहीं जा पाता पानी तक, वो सिर्फ वायु वाले हिस्से को सरफेस पे टकराता है और वापस आ जाता है, जिसके कारण हमें कैसा दिखाई देता है? वो चमकदार दिखाई देता है बुलबुला भी। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए प्रकाशिक तंतु काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर। आखिर ऑप्टिकल फाइबर भी किस तरीके से काम करता है? ये भी देखो आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित ये युक्ति है, यानी ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे? एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना ऊर्जा के हानि के भेजते हैं। देखिए इस टाइप से दिखता है, ये एक स्रोत दे रखा है, इसके अंदर से हम प्रकाश को निकालेंगे, इसमें कोई भी हानि नहीं होने वाली है, यानी जितना प्रकाश इसमें से निकलेगा उतना ही प्रकाश वहां से बाहर आने वाला है। ठीक है, तो ये कोई डायग्राम है आपका फाइबर ऑप्टिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन का।
ध्यान रखना, इसमें कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बिना ऊर्जा का ह्रास करे हम एक तरफ से दूसरे, एक प्रकाश को दूसरी तरफ से बाहर निकाल सकते हैं। इसी को प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इसमें भी बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है बच्चा, इसके बाद आप बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे तो देखिए बच्चों, आगे ही बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये वाला टॉपिक जरूर देख लीजिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। बेटा ये दो नाम से भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन पर, मैंने दो नाम इसमें दे रखे हैं। पहला नाम बेटा क्या है, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन अ स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस, या फिर कहते हैं वो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कॉन्केव सरफेस। यानी हमें लेना जो है बेटा वो कॉन्केव सरफेस के लिए लेना है। ठीक है, स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस के। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, हमें इसमें क्या लिखा, माना कि कोई वस्तु अवतल पृष्ठ के सामने u दूरी पर स्थित है, इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय पृष्ठ से टकराने के बाद I पर प्रतिबिंब बनाएगी, जिसका आपतन कोण I होगा तथा अपवर्तन कोण बेटा R होने वाला है। किस तरीके से बनेगा मैं आपको दिखाता हूं अगले पेज पर। तो देखिए यहां हम करते हैं इसका, मान लो मैंने बेटा एक ले लिया, ये हमने एक कॉन्केव ले लिया। ठीक है बेटा, ये कॉन्केव ही तो है। ठीक है, ये कॉन्केव ले लिया, यहां से मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया बेटा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके सरफेस पर मतलब इसके पृष्ठ पे टकराया, टकराने के बाद ये यहाँ पर इमेज इसने बना दी। ठीक है बच्चा, ये तीन हमारे पास वो बना, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास सी है, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बेटा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स का, इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे बेटा यू। ठीक है, ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट्स को मैं पी नाम दे दे रहा हूँ बेटा, ये मेरे पास एम नाम हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो एंगल बनाए, ये गया, ये बेटा जा रही है, कौन सा एंगल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया, जहां से रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये कैसा हो गया, आर हो गया। तो बेटा आई और आर दो एंगल बन गए इसमें। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, एक आई है एक आर है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आई और यहाँ लिख दे रहा हूँ आर। ठीक है बच्चा, याद रखना। अब देखो क्या होगा, ये जो एंगल बना मैंने बेटा इसे अल्फा नाम दिया, ये जो एंगल बना बेटा इसे हम बीटा नाम देंगे, ये जो एंगल बना बेटा इसे हमने गामा नाम दिया। ठीक है, तो अब कैसे निकालने वाले हैं, तो देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो आपका कर्वेचर होता है, कर्वेचर से जो पोल होता है उस तक का डिस्टेंस बेटा क्या कहलाता है, आपको भी पता है बेटा आर कहलाता है। चलो ये आर हो गया। जहां इमेज बनती है, इमेज से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है वी। ये भाई इमेज जहां बननी है वो वी तो होती है डिस्टेंस, तो हमने वी रख लिया। ये आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। ठीक है बच्चा, अब देखो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसानी से कर लेंगे। हमें कैसे प्रूव करेंगे इस डेरिवेशन को, देखो सबसे पहले ट्रायंगल OMC में, क्या बेटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMC बेटा किसमें, OMC में, यानी इन ट्रायंगल OMC, हम OMC में काम कर रहे हैं। क्या काम करा हमने OMC में, हमने OMC में देखा ये अल्फा, देखो एक ही लाइन पे एंगल है, अल्फा प्लस आई, तो अल्फा प्लस के आई कहाँ रुका, सी पर रुका, सी यहाँ पर, सी के बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल कितना है बेटा गामा, इसे हमने इक्वेशन मानेंगे। लेकिन यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो आई इक्वल क्या आएगा बेटा गामा, ये अल्फा इधर आएगा माइनस के अल्फा, इक्वेशन बन गई बेटा, पहली इक्वेशन बन गई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। सिमिलरली एक और काम करते हैं, यहाँ पे हमें एक और दिख रहा है IMC पे भी, तो आ जाइए इन ट्रायंगल IMC, क्या बेटा IMC पे, IMC में क्या देखने को मिलेगा, IMC में हमें देखने को मिलेगा कि जो बीटा है भाई, आई पर बीटा है ना, बीटा और साथ में ये भी इंटीरियर एंगल है हमारे पास आर इक्वल बेटा एक्सटीरियर में क्या है गामा है, तो गामा को रखा बाहर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ आर की वैल्यू निकालो, आर निकालेंगे तो बीटा को उधर ले आ रहे, तो गामा माइनस के क्या हो जाएगा बच्चा बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गया, यानी आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल सी बात है, हम अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चा, स्नेल का नियम, यानी अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, या हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम क्या कहता है, वही स्नेल लॉ कहलाता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होगा बेटा, देखिए क्या है स्नेल्स लॉ, आपको बताता हूं कि n इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर, यही था ना सेकंड लॉ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमने रख लिया कि साइन आई जो है वो सिमिलरली है आई के, यानी इतना है कि हम उसे आई के रूप में लिख सकते हैं। सेम साइन आर को भी हम क्या लिख सकते हैं बेटा आर लिख सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा, n इक्वल आई, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू है अल्फा गामा माइनस के अल्फा, गामा माइनस के अल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा गामा माइनस के बीटा, गामा माइनस के बीटा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पे गामा और अल्फा और बीटा कहाँ से लाएंगे, तो पहले मैं कुछ चीज इरेज कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ठीक है बेटा, ये वाली साइड मैंने बेटा इरेज कर दी है। अब देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पर,
अब हमने क्या करा, यहाँ गामा है, गामा कैसे निकला बेटा, गामा एक एंगल ही तो है, एक एंगल हम निकालते हैं तो क्या निकालते हैं बेटा, फॉर्मूला होता है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर आपने पढ़ा है तो बेटा जरूर पढ़ा होगा, छोटी क्लास का फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। भाई गामा जो है एक एंगल ही तो है, एक कोण ही तो है, और चाप हम ले रहे हैं और एक त्रिज्या निकले, तो इसका आर क्या हुआ बेटा, ये आर की तो बनना, ये एक आर की तो है, कहां तक आर के, एम से लेके पी तक आर के, तो रख दे रहे कि जो एन है वो क्या है एमपी, एंड त्रिज्या, त्रिज्या बेटा रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सीपी है, अपॉन में सीपी, इतनी बात आ गई समझ में, माइनस सेम यहाँ पे लेते हैं अल्फा, अल्फा भी तो एक एंगल ही है, तो अल्फा के लिए भी देखो आर्क तो ये लगेगा एमपी, ठीक है, आर्क तो एमपी लगा, एंड अपॉन में बेटा रेडियस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस है ओपी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एंड पूरे के अपॉन में देखो नीचे वाला सेम यहाँ पर एमपी अपॉन बेटा क्या सीपी, एंड माइनस के बीटा के लिए ले रहे हैं, बीटा वाला बेटा ये रहा एमपी अपॉन आईपी, तो ये भी आ गया बेटा एमपी अपॉन में आईपी, इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है बच्चा, कॉमन ऊपर से आ गया एमपी, ऊपर से एमपी बाहर लेंगे तो 1 अपॉन सीपी बचेगा, एंड यहाँ पे 1 अपॉन ओपी रह जाएगा, एंड अपॉन में सेम नीचे भी एमपी बाहर लिया कि दोनों तरफ एमपी है, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन सीपी रह गया, एंड माइनस के 1 अपॉन बच्चा आईपी रह गया। अब क्या करेंगे, इक्वल में एन रह गया, इस एमपी से एमपी कैंसिल आउट हो जाएगा, इतनी बात आपके समझ में आ गई। समझ में आ गई तो बेटा सब्सक्राइब कर दो जल्द से जल्द और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखो अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे अब आगे, मैं इसे इरेज कर देता हूं साइड को। बेटा प्यार से समझना, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, बस मन लगाना बेटा। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, कैसे मान रखेंगे, पहले जो बचा उसे देख लो, यहाँ बेटा एन रह गया, ठीक है, एंड 1 अपॉन बेटा सीपी रह गया, एंड माइनस के 1 अपॉन ओपी रह गया, यहाँ पर अपॉन में 1 अपॉन सीपी यहाँ रह गया, एंड माइनस के 1 अपॉन आईपी यहाँ रह गया। अब आप क्या करोगे, देखिए कुछ मत करिए, सीपी का वैल्यू कितनी है, सीपी आर है, लेकिन माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो बेटा, कॉनकेव में जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे माइनस में होते हैं। क्या माइनस में होते हैं, वी यू आर, ये सब माइनस में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों रखा जाता है माइनस में, इसका लॉजिक है बेटा, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये लेंस इस तरफ है, इसके इस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, और जितना भी वर्क हो रहा है वो इसी तरफ हो रहा है, तो यानी कि अगर ये उस तरफ होता तो बेटा ये पॉजिटिव हो जाता, यानी लेंस के विपरीत डायरेक्शन पर है, और जैसी डायरेक्शन इसकी विपरीत है तो हम इसे माइनस में रखेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ बड़ा नहीं करना, पर ध्यान रखना अगर लेंस के इस तरफ काम हो रहा है तो माइनस है, लेंस के उस तरफ काम होगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो उस तरफ काम हो रहा है तो बेटा प्लस है, और अगर उधर ऑब्जेक्ट है और इस तरफ काम हो रहा है तो बेटा प्लस है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चा। तो देखो क्या हो गया, 1 अपॉन सीपी, सीपी की जगह पे क्या आ गया बेटा, आर है ना, सीपी, सी से पी का डिस्टेंस आर है, तो माइनस के आर हो गया, ठीक है, माइनस ओपी, ओपी भी देखो इसी तरफ है, ओपी का डिस्टेंस कितना है यू, माइनस का यू हो गया, एंड अपॉन में देखिए क्या है 1 अपॉन सीपी, यानी फिर द्वारा माइनस के 1 अपॉन आर हो गया, एंड बेटा ये भी माइनस के वी हो गया। इतनी सी लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब जो बचा उसे लिखो, देखो क्या रहेगा हमारे पास, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, एन इक्वल, यहाँ रख ले रहा हूँ, एन इक्वल माइनस के 1 अपॉन आर है, माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन क्या है बेटा, 1 अपॉन यू है, एंड बेटा यहाँ पर भी माइनस के 1 अपॉन आर है, एंड माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन वी है। इतना आपको समझ में आ गया, अच्छा लगे तो बेटा लाइक कर दो एक बढ़िया सा, ठीक है ना, इतनी बात आ गई समझ में। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर कैसा लग रहा है आपको ये भी बताना, बड़ा प्यारा फेस का सा बैकग्राउंड लिया है मैंने, एकदम शाइनिंग मारता हुआ, है ना। तो अब ये डायग्राम में इरेज कर दे रहा हूँ, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से वैल्यू उठाई है बेटा, ठीक है ना। मेरे डायग्राम में इतना ही काम था कि मैं आपको थोड़ा सा समझा सकूँ, ठीक है ना बच्चा। नोट डाउन करते चलिए करिए, जैसे जैसे आप एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए बेटा पढ़ते समय, और उसे साथ के साथ उतारते चलिए करिए, आपके नोट्स साथ के साथ बन जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, आपको इन्हीं में से रिवीजन करना और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होगा, अब आपके पास बचा क्या है, इस एन, इसको एन के पास ले जाओ, इसको एन के पास ले जाओ, तो क्या हो गया बेटा, माइनस के एन अपॉन आर आ गया, इतनी बात आ गई। एंड ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के एन अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल में क्या आ गया बेटा, माइनस के 1 अपॉन आर आ गया, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन आर आ गया, एंड बेटा प्लस के 1 अपॉन यू आ गया। इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई, तो बेटा सब्सक्राइब कर देना। देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें कुछ नहीं करना, आर को एक तरफ ले लो, ये माइनस का आर है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया बेटा प्लस का 1 अपॉन आर हो गया, एंड इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ 1 अपॉन यू तो है ही है, एंड ये चला गया माइनस के एन अपॉन बी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर, एंड ये क्या हो गया माइनस के एन अपॉन आर, पहले प्लस वाला लिख लिया, सेम यहाँ पर 1 अपॉन यू है ही है,
एंड एन अपॉन बी, ये आपके पास डेरिवेटिव आ चुका है। ये फॉर्मूला है आपके पास जो हमें निकालना था। ठीक है बच्चा, तो कैसा लगा आपको ये बताना। एक और है इसका डुप्लीकेट, उसे और कर लेते हैं, फिर बाकी की वीडियो हम कल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले की ओर। दूसरा, अब देखो अब तक अभी हमने जो करा था कॉनकेव सरफेस के लिए करा था, अब हम जो करेंगे वो बेटा वो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए करेंगे। सेम टू सेम है, इसलिए मैं जल्दी करा दूंगा और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा फोकस करना। क्या है बेटा, देखो इसकी भी दो नाम से आएगा, या तो फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस, वो पहले हमने करा था कॉनकेव का था, अब कॉन्वेक्स का है। सेम यहाँ पर भी आएगा। क्या है, माना कि गोलीय पृष्ठ के सामने कोई वस्तु u दूरी पर रखी है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है, जिसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो बेटा किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, हालांकि चलो यहीं पे बना दे रहा हूँ, पीछे डेरिवेटिव कर देंगे इसका। तो देखो यहाँ बनाता हूँ तो कैसे होगा। मान लो बेटा ये अरे यार चेंज हो गया, हमने यहाँ पर एक कॉनकेव ये बना लिया। ठीक है, ये कॉनकेव बना लिया, कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स बना लिया। ये मैंने इसका बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ये तो बेटा इसका पोल हो गया। क्या हो गया बच्चा, पोल हो गया। अब कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा बेटा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा और ये मैंने इसका ऐसे सरफेस पे डाल दिया। ठीक है, यहाँ डालने के बाद ये यहाँ से आके बेंड कर जाएगा। ठीक है ओके बच्चा, ये आपका क्या बनेगा, ये तो आपका हो गया बेटा ओ, ये क्या हो गया बच्चा सी हो गया। ठीक है, क्या हो गया सी हो गया कर्वेचर। एंड देखो यहाँ पर आपकी इमेज आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चा, यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी इस जगह पर, ये आपकी इमेज बन गई, ये आपका आई हो गया। अब आपको डिस्टेंस क्या रखना है, ये देखो ये वाला एंगल क्या था बेटा, ओ वाला अल्फा माना था हमने पहले भी, तो सेम करेंगे, कोई चेंज नहीं करने वाले, इसको हम बीटा नाम दे देंगे। ठीक है, एंड ये वाला क्या मानेंगे बेटा, गामा मानेंगे। अब देखो इस बार जो एंगल बनने सारे बाहर की ओर बनने, सारे बाहर की ओर एंगल बनने, आई भी अपना बाहर है और आर भी बाहर है। अल्फा का ये आई बन गया, ये बाहर की ओर है, और ये इसका आर वाला ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो एक एंगल आई हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक आर हो गया बच्चा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डिस्टेंस वही है, सी से पी का डिस्टेंस बेटा आर हो गया, ये हमारे पास डिस्टेंस आर हो गया। एंड देखो ओ से पी तक का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा यू हो गया। एंड आई इमेज है, इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चा, वी हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बेटा सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं करना। अब पहले तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ अगर आप मुझे बताओगे कि ये वाला माइनस में सीपी माइनस में होंगी या बाकी वैल्यू माइनस में होंगी, तो क्या होगा बेटा, अभी वाला लॉजिक है। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और दूसरी ओर बनना है, जो दूसरी ओर काम हो रहा है वो प्लस में होगा और जो इसी ओर काम होगा बेटा वो माइनस में होगा। ये लॉजिक आप तैयार रखिए। जो दूसरी ओर काम हो रहा है, यहाँ दूसरी ओर क्या है बेटा, ये लेंस की उस तरफ है ना, ये वाला आपका प्लस वाला है, यानी आर जो है बेटा वो प्लस में होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आपका माइनस में क्योंकि वो इसी ओर है। इतनी सी बात आपको मैंने पहले भी बताई थी। चलो अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। तो पहले हम लेते हैं वही ट्रायंगल, इसे मैं ओ एम नाम दे रहा हूँ, तो ओ एम सी लेंगे, फिर हम आई एम सी लेंगे। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ एक चीज बता दूं आपको, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट करूंगा, अभी ये हटने वाला है, तो आप कहीं आप कहो कि सर हट गया वो, तो इसलिए एक बार आप देख लीजिए निकल, मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कैसे। पहले हम लेंगे ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल ओ एम सी में, ओ एम सी में क्या देखने को मिलेगा, ओ एम सी, यहाँ देखो अल्फा इनर है, गामा भी इनर है, दोनों इनर है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो अल्फा प्लस के गामा, यानी अल्फा प्लस के गामा। अब आउटर क्या है, बाहर वाला आई है, ये आई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आया ना मजा, यानी जो अंदर थे उन्हें हमने ऐड कर लिया, बाहर वाले को बाहर कर दिया, सीधा सा लॉजिक। ट्रिक से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। सेम यहाँ पर, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी देखो इन ट्रायंगल क्या है बेटा, इन ट्रायंगल आईएमसी में आ जाओ। आईएमसी में क्या देखने को मिलेगा, आईएमसी में आप गौर करो तो देखो ये भी इनर है, ये भी इनर है, यानी बीटा भी अंदर है और गामा भी अंदर है और बाहर आर है। तो ठीक है, बीटा प्लस के गामा, बीटा प्लस के गामा यहाँ लिख दूं, बीटा प्लस के बेटा गामा एंड इक्वल में आर, ये इक्वेशन बेटा हो गई सेकंड। आया मजा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब स्नेल लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चा, स्नेल लॉ लगाएंगे। तो दूसरे पेज में आ रहा हूं, अब ये हटने वाला है, आप याद रखना आई इक्वल क्या अल्फा प्लस के गामा और आर इक्वल क्या बीटा प्लस के गामा। ध्यान रखना बेटा, आई इक्वल क्या अल्फा प्लस के गामा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, काम आएगा। आई इक्वल क्या था बेटा, अल्फा प्लस के गामा, यही था ना, एंड आर इक्वल क्या था बेटा, बीटा प्लस के गामा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इक्वेशन फर्स्ट मानी थी हमने, इक्वेशन सेकंड माना था। बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, बिल्कुल अभी की तरह काम करेंगे बच्चा, बहुत आसानी से सीख जाओगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स बहुत इजी है। ठीक है, स्नेल लॉ, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या है, एन इक्वल फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आई सैन आर, यही होता है स्नेल लॉ। हमें ये भी पता है कि जो साइन आई है वो सिमिलरली है आई के जितना, वो सेम आर भी है, वही तो रखा है, साइन आर को हम आर रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं साइन आई की जगह पे आई रखूंगा, तो आई कितना है बेटा, अल्फा प्लस की गामा है। ओके, आर रखूंगा तो बेटा बीटा प्लस की गामा है। सर ये मान अभी वाला फॉर्मूला,
कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बेटा कोण क्या था, देखो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे बना के दिखाऊं तो इसी तरीके से तो बनाया था हमने। यहाँ पे हमने वो रखा था सी, यहीं तो सी रखा था, एंड यहाँ पे हमने आई, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट था, एंड इस वाली लाइन पर ही यहाँ पर हमारा बेटा इमेज बनी थी। यही तो था, यही था ना वो। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ इमेज थी, यही तो इमेज थी, मैंने इसे एम नाम दिया था, इस पोल को पी नाम दिया था। तो बेटा एंगल क्या है, यहाँ अल्फा है। अल्फा क्या, कौन सा था अल्फा, बेटा यही तो था अल्फा, यही था ना अल्फा। तो अल्फा यानी कि क्या होगा बेटा, आर्क कहाँ लगा है, यही तो आर्क है एमपी। तो ठीक है सर, एमपी आर्क है, एमपी आर्क है, एंड अपॉन में रेडियस ओ से पी तक का अल्फे का। कितना सिंपल था। प्लस सेम काम गामा के लिए कर लो। बेटा गामा इधर वाला तो एंगल था गामा, यही तो गामा था। तो देखो गामा, गामा का भी आर्क यही तो है एमपी, लगा दे रहे हैं एमपी, ठीक है एमपी। एंड अपॉन में क्या बेटा, अपॉन में पीसी, ये डिस्टेंस है, सीपी कह लो। सेम यहाँ पर नीचे भी बेटा एमपी तो आर्क लगेगा लगेगा। एंड बीटा, बीटा का एंगल यहाँ बना है आईपी, क्या बेटा आईपी, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है। सेम यहाँ पर एमपी एंड अपॉन में बेटा क्या है सीपी। अब देखो जैसे हमने वहां काम करा था, एमपी कॉमन ले लो, ऊपर से एमपी बाहर आ गया, ऊपर से एमपी तो बाहर आ गया, बचा क्या 1 अपॉन ओपी रह गया, एंड प्लस के 1 अपॉन बच्चा सीपी रह गया, ठीक है। सेम यहाँ पर एमपी यहाँ से भी बाहर आ गया, क्या बचा 1 अपॉन बच्चा आईपी रह गया, एंड प्लस के 1 अपॉन बच्चा सीपी रह गया। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई ना, समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। एन ये एमपी से एमपी बेटा कट गया, ठीक है कट गया ना। अब एन इक्वल क्या आ गया, 1 अपॉन ओपी बचा सर, बिल्कुल सही बचा, 1 अपॉन सीपी यहाँ बचा। अब क्या रह गया नीचे, 1 अपॉन आईपी सर यहाँ रह गया, एंड 1 अपॉन सीपी बच्चा यहाँ रह गया। इतनी सी बात समझ में आ गई आपके। अब क्या करोगे, कुछ नहीं सर, वैल्यू रख देंगे, सीपी पॉजिटिव में आर, क्यों, मैंने अभी अभी आपको बताया, लॉजिक है बस सिंपल सा। यहाँ ऑब्जेक्ट है, दूसरी ओर बनना है इसलिए प्लस में है, सिंपल सी बात है, ठीक है, दूसरी ओर बनना है इसलिए प्लस में है। जो दूसरी ओर काम होगा वो पॉजिटिव होगा। इतनी सी बात आप अपने माइंड में बता लो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये क्यों आ रहा है माइनस प्लस, कुछ मत भूल जाओ, इतनी बात याद रखो आप, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। यही हम न्यूमेरिकल में याद रखेंगे फंडा। तो देखो क्या हो गया, ओपी, ओपी कितना बच्चा, ओपी तो इसी तरफ है सर, ये तो माइनस में होगा, ओपी यानी ऑब्जेक्ट है तो यू हो गया माइनस का, ठीक है, प्लस सीपी सर वो तो कर्वेचर रेडियस यानी आर हो गया प्लस का, ठीक है सर उस तरफ है। एंड यहाँ पर आईपी, आईपी भी सर इस तरफ है, तो सर ये माइनस का हो गया 1 अपॉन बी, बच्चा बिल्कुल ठीक, माइनस के 1 अपॉन बी, एंड प्लस के 1 अपॉन आर। अब आप सीख गए बिल्कुल जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखिए अब आपको इसको इधर ले जा रहे हैं, तो मैं इस वाली चीज को रफ कर दे रहा हूं, ठीक है बच्चा, इसे रफ कर दे रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, कलर चेंज कर लूं बेटा, कलर कौन सा ले लें, कलर व्हाइट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ले गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एन का इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के एन अपॉन बी आ गया, एन का आर में भी करो तो बेटा प्लस में एन अपॉन आर आ गया, एंड इक्वल। अब सर ऊपर वाला तो ऐसे कैसे रह गया, माइनस के 1 अपॉन यू रह गया, एंड प्लस का 1 अपॉन आर रह गया, ठीक है। आर को आर के पास ले रहे, एन को एन इधर, तो देखो यहाँ पे हमने लिया एन अपॉन आर तो है ये सर, माइनस का 1 अपॉन आर हो जाएगा, क्यों हो गया माइनस का बेटा, इस आर को हम आर वाले के पास लेकर आए। यहाँ क्या बचा, माइनस के 1 अपॉन यू बचा सर, और ये माइनस का उधर गया बेटा प्लस में हो गया, फॉर्मूला आ गया आपके पास। यहाँ एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, आर इक्वल एन माइनस के 1 इक्वल यहाँ बेटा एन अपॉन बी माइनस के 1 अपॉन यू, ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। यही था आपका डेरिवेटिव। एक बार मैंने आपको कॉन्केव के लिए करा दिया, एक बार मैंने आपको कॉन्वेक्स के लिए करा दिया। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। 2 डेरिवेशन आपके हो गए अच्छे से, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा लाइक करिए, उसे शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ फैलाइए, साथ में बैठ के देखिए और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो नंबर जो नीचे चलते हैं उससे आपसे बात कर सकते हैं, और हमसे कोई सी भी प्रकार के डाउट या फिर पीडीएफ वगैरह आप ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बच्चे बने रहिएगा आपकी खुद की क्लासेस, डीएस क्लासेस के साथ में, और पढ़ते रहिए, फिजिक्स को समझिए, बहुत इजी लैंग्वेज से ट्रिक करके कराएंगे आपको, हर एक डेरिवेशन आपके पास रट जाएंगे यूं ही बजाते चुटकी पे, ठीक है। तो बच्चा पढ़ते रहिए, तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।